एनवायरमेंटल हेल्थ की आज की क्लास में आपका स्वागत है और आज हम स्टडी करेंगे वेंटिलेशन और हेल्थ के बारे में। वेंटिलेशन क्या है? ये लेक्चर वैसे आप हिंदी में देख रहे हैं और यदि इसी लेक्चर को आप इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करें, वहां से आपको इंग्लिश लेक्चर का लिंक मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। वेंटिलेशन का मतलब है हवा प्रदान करना या देना। यह ताजा बाहरी हवा के साथ जो इनडोर एयर है उसकी प्रतिस्थापना या उसको चेंज करने की एक प्रक्रिया है, क्योंकि जो अंदर हवा है वो रेस्पिरेशन के कारण उसमें CO2 की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो इसलिए उसको रिमूव करना है। ठीक है। एक प्रकार से यह बंद क्षेत्र के अंदर और बाहर की हवा के लिए घर के जो अंदर वाली हवा है उसकी आवाजाही, आदान प्रदान हवा का, उसे हम वेंटिलेशन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। स्टैंडर्ड्स ऑफ वेंटिलेशन क्या है? नॉर्मली स्टैंडर्ड्स के लिए हम तीन पॉइंट्स यूज करते हैं, तीन तरीके से हम इसको स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं। पहला है क्यूबिक स्पेस, मतलब नॉर्मली एक व्यक्ति के लिए एक घंटे में 3000 क्यूबिक फीट ताजी हवा चाहिए, ये एक अच्छा मानक है। और नॉर्मली यह देखा गया है कि श्वसन के कारण जब कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हवा की मात्रा के 10,000 भाग में 2 भाग से अधिक नहीं है तो वो ताजी हवा मानी जाती है, पर उससे ज्यादा है तो वो वेंटिलेटेड एयर मानी जाती है और उसको वेंटिलेट करना जरूरी है। दूसरा स्टैंडर्ड हम ले सकते हैं एयर चेंज। जो क्यूबिक स्पेस की आवश्यकता की तुलना में जो वायु परिवर्तन या एयर चेंज है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। नॉर्मली यह रिकमेंड किया जाता है कि जो नॉर्मल कमरे हैं, लिविंग रूम, उसमें एक घंटे में 2 या 3 एयर चेंज होनी चाहिए, यानी पूरी एयर 2 घंटे में या 3 एक घंटे में 2 या 3 बार चेंज हो जाए। और जहां पर वर्क प्लेस है और या कोई असेंबलीज हैं वहां पर 4 से 6 एयर चेंज होने चाहिए। तीसरा आता है फ्लोर स्पेस। फ्लोर स्पेस का मतलब है कि प्रति व्यक्ति कितना एरिया चाहिए नॉर्मली एक फ्रेश एयर के लिए। यह भी एक अच्छा स्टैंडर्ड है। नॉर्मली जो हम एयर स्पेस या फ्लोर स्पेस काउंट करते हैं उसमें देखते हैं कि कमरे का जो अगर मान लो हॉल है या कमरा है उसमें 12 फीट से ऊपर का हम काउंट नहीं करते हैं, अप टू 12 फीट हाइट और फिर जो लेंथ और विड्थ है उस रूम की, उसके हिसाब से हम इसको कैलकुलेट करेंगे। और प्रति व्यक्ति जो ऑप्टिमम फ्लोर स्पेस है वो 50 से 100 वर्ग फुट का हो सकता है। उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन। वेंटिलेशन को हम 2 टाइप से वर्गीकृत कर सकते हैं, प्राकृतिक वेंटिलेशन, नेचुरल वेंटिलेशन, और मैकेनिकल वेंटिलेशन या आर्टिफिशियल वेंटिलेशन। नेचुरल वेंटिलेशन क्या है? प्राकृतिक वेंटिलेशन छोटे घरों, स्कूलों, कार्यालयों, ऑफिसेज वगैरह उनको वेंटिलेट करने की एक सिंपल प्रणाली है। तो इसमें बस ये ध्यान रखना होता है कि कहाँ कहाँ वेंटिलेटर्स या विंडोज या डोर्स दी गई हैं, क्योंकि ऑटोमेटिकली वो वेंटिलेट हो जाएगा। तो इसमें 3 प्रोसेस होते हैं, 3 तरीके से ये नेचुरल वेंटिलेशन हो सकता है। विंड या हवा के द्वारा, डिफ्यूजन या परासरण सिस्टम से, और टेम्परेचर का डिफरेंस से। विंड से कैसे होगा? हवा में एक प्राकृतिक फोर्स होती है जिससे वो ब्लो करती है और जो वेंटिलेटेड एयर है इसको रिमूव कर देती है। ये नेचर पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी फोर्स से बह रही है। नॉर्मली कई बार ऐसा भी देखा गया है कि जहां ऑब्स्ट्रक्शन है हवा के बहने में, वो जब ब्लो करती है तो अपने पीछे जाते हुए एक सक्शन भी क्रिएट करती है, उससे भी जो वेंटिलेटेड एयर है वो रिमूव हो जाती है। और इसमें बेस्ट सिस्टम ये तब माना जाता है जब क्रॉस वेंटिलेशन होता है। क्रॉस वेंटिलेशन कब होता है कि जब दरवाजा और एक तरफ विंडो वो आपस में एक दूसरे को अपोजिट हो, तो क्रॉस वेंटिलेशन होता है और ये बहुत ही अच्छा सिस्टम है नेचुरल वेंटिलेशन होने का। दूसरा है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन जो है उसको हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि जो गैसेस के मॉलिक्यूल्स हैं हवा में वो अधिक कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन या कम सांद्रता की तरफ फ्लो करते हैं। बट ये जो प्रोसेस है ये बहुत ही ज्यादा स्लो है और यदि ये अकेला ही यूज किया गया है कहीं पर और कोई सिस्टम नहीं है तो ये बहुत ही अप्रभावी होगा, नए के बराबर होगा। और तीसरा तरीका है टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस भी एक काफी सही तरीका है। इसमें क्या होता है कि जब हाई टेम्परेचर जब होता है
हवा का, तो वो ऊपर उठता है और ऊपर दीवार और छत के पास जो वेंटिलेटर्स दिए हुए हैं वहां से वो हवा बाहर निकल जाती है और जो ठंडी हवा बाहर है वो नीचे आएगी और दरवाजे या विंडो में से अंदर प्रवेश कर जाएगी। तो एक नेचुरल हवा का आवागमन का रास्ता बन जाता है, पर ये तभी कामयाब होता है जब अंदर और बाहर टेम्परेचर का डिफरेंस हो, अदरवाइज वो पॉसिबल नहीं होगा। उसके बाद आता है मैकेनिकल वेंटिलेशन। मैकेनिकल या कृत्रिम जो वेंटिलेशन है वो चार प्रकार के हो सकते हैं: एग्जॉस्ट वेंटिलेशन, प्लेनम वेंटिलेशन, बैलेंस्ड वेंटिलेशन और एयर कंडीशनिंग। सबसे पहले हम देखते हैं कि एग्जॉस्ट वेंटिलेशन क्या है। इस सिस्टम में हम एग्जॉस्ट फैंस के द्वारा किसी हॉल या कमरे की जो हवा है, वेंटिलेटेड एयर जो है, उसको बाहर निकालते हैं। वो जब हवा बाहर एग्जॉस्ट फैन के थ्रू निकल जाती है तो कमरे में वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। उस वैक्यूम को फिल करने के लिए अपने आप विंडोज या डोर से हवा अंदर आ जाती है, ताजी हवा। ठीक है, तो ये एक काफी अच्छा सिस्टम है और काफी जगह नॉर्मली हम इसी सिस्टम को यूज करते हैं। खर्चा भी कम लगता है, सिर्फ एग्जॉस्ट फैंस लगाने होते हैं और हवा सर्कुलेट होती रहती है। ये प्रणाली आमतौर पर जो असेंबली हॉल्स हैं या बड़े सभागार हैं वहां पर यूज कर सकते हैं। और नॉर्मली ये देखा जाता है कि जो एग्जॉस्ट फैन है वो दीवार छत के पास लगे हों, ताकि जो गर्म हवा है जो ऊपर उठी है उसको वो बाहर निकाल दे और ताजा हवा बाहर से अंदर आ जाए। जो प्लेनम वेंटिलेशन है वो एग्जॉस्ट का अपोजिट है। इसमें हम क्या करते हैं कि ताजी हवा पंखों के द्वारा अंदर भेजी जाती है। ठीक है, और जब वो कमरे में या हॉल में वो हवा आएगी तो वो पॉजिटिव प्रेशर क्रिएट करेगी और अंदर जो हवा है, वेंटिलेटेड एयर, वो जो भी वेंटिलेशन प्रदान किए गए हैं ऊपर, वहां से बाहर निकल जाएगी, तो ये सर्कुलेट हो जाएगी। इसमें किसी भी जगह पर जहां पर एक पर्टिकुलर पॉइंट पर हमें चाहिए वहां वो डक्ट्स के द्वारा भी इस एयर को पहुंचाया जा सकता है। उसके बाद एक बैलेंस्ड वेंटिलेशन भी सिस्टम होता है। बैलेंस्ड वेंटिलेशन एक्चुअली जो हमने अभी दोनों वेंटिलेशन पढ़े, एग्जॉस्ट और प्लेनम, उनका कॉम्बिनेशन है। इसमें एग्जॉस्ट फैंस भी लगे होते हैं और ब्लोअर भी लगे होते हैं हवा को अंदर आने के लिए, और इन दोनों को बैलेंस किया जाता है। जितनी हवा अंदर आ रही है उतनी एग्जॉस्ट के द्वारा बाहर निकाली जाती है, तो वो एक प्रकार से कंटिन्यूअस संतुलित प्रक्रिया चलती रहती है। इसे हम बैलेंस्ड वेंटिलेशन कहते हैं। और फाइनली आता है हमारे पास एयर कंडीशनिंग। एयर कंडीशनिंग किसी भी एक सीमित स्थान पर या कमरे में भौगोलिक और रासायनिक दोनों स्थितियों को परिवर्तित कर सकने वाले जो कारक हैं उनको कम से कम 3 या सभी को परिवर्तित करके या नियंत्रित करके उसको एनवायरनमेंट को कंडीशनड किया जाता है, सेट किया जाता है, तो उसे एयर कंडीशनिंग कहते हैं। ये कारक टेम्परेचर भी हो सकता है, उसकी ह्यूमिडिटी भी हो सकती है, हवा कितनी गति से बहेगी वो हो सकता है, इसके अलावा धूल, बैक्टीरिया, गंध और गैसें, इनका परिवर्तन भी शामिल है। तो ये काफी इफेक्टिव होता है और आजकल ज्यादातर जगह इस सिस्टम को यूज किया जाता है, क्योंकि इसमें हम हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। और ये जो कारक हैं ये मानव स्वास्थ्य को, आराम को प्रभावित करते हैं। कमरे में जो एयर कंडीशनिंग सिस्टम है वो कमरे की हवा को खींचता है, उसको फिल्टर करता है और उसकी इवन ह्यूमिडिटी भी रिमूव कर सकता है, और यदि टेम्परेचर को कम करना है या ज्यादा करना है वो इस हिसाब से सेट करके और वापस ब्लो कर देता है रूम के अंदर। और रूम का जो टेम्परेचर है वो एक आराम का जो जोन है, कंफर्ट जोन है, उसमें लाया जा सकता है। उसको एडजस्ट भी किया जा सकता है कितना हमें चाहिए। नॉर्मली 24-25 बेस्ट होता है, बट एज पर पर्सनल नीड उसको कम या ज्यादा किया जा सकता है। तो इसी प्रकार के उपयोगी वीडियोस आप देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, और नोट्स बनाने के लिए mynursingstudents.blogspot.com ये ब्लॉगर विजिट कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सारा कंटेंट आपको मिलेगा। फॉलो कर सकते हैं मुझे ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, और फेसबुक ग्रुप नर्सिंग नोट्स ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।